गाइज अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब। ये मेरे से बियॉन्ड है। तो सर क्यों लेकिन नहीं? बाकी हाँ। चीज़ें जो हैं, आपने यमुना की बात की, मैं और भी एक दो चीज़ों का एग्जांपल दूंगा। यमुना साफ़ हो सकती है और यमुना साफ़ हम करेंगे। क्या रुकावट है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। यमुना आती है और यमुना वज़ीराबाद तक साफ़ होती है, उसके बाद पल्ला तक आती है, फिर उसके बाद उसके अंदर दिल्ली का सारा सीवर गिरने लग जाता है। वहाँ तक साफ़ है यमुना। उसके बाद दिल्ली का सारा सीवर गिरने लग जाता है। इधर से शाहदरा ड्रेन आती है जो यूपी का सारा गंदा लेके आती है पानी, और इधर से नजफगढ़ ड्रेन आती है जो हरियाणा का बादशाहपुर ड्रेन से सारा गंदा पानी लेके आती है। ये तीनों चीज़ें मिलके पूरी यमुना को मैली कर देते हैं। इट वाज अ ह्यूज वर्क, बहुत बड़ा काम था। दिल्ली में 1780 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। कच्ची कॉलोनियाँ मतलब इलीगल कॉलोनीज़ जो किसानों ने काट काट के बेच दी। उनमें कोई सीवर सिस्टम नहीं था जब हमारी सरकार बनी। अब हमने लगभग सारी कच्ची कॉलोनियों में सीवर पाइपलाइंस डलवा दी हैं, सीवर सिस्टम डलवा दिया, सीवर नेटवर्क डलवा दिया है। दिस वाज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये जो सीवर सिस्टम डला है, इस सीवर सिस्टम को हमें डाइवर्ट करके अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाना है। वो अब ले जा रहे हैं। जितने दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, हम उन सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी को 1.5 टाइम्स कर रहे हैं। वो भी काम लगभग कंप्लीट हो गया, 1-1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब ये सारा सीवर जो है जो यमुना में जा रहा है, ये सीवर जब हमारे एसटीपीज़ के अंदर जाना चालू हो जाएगा तो यमुना में सीवर गिरना बंद हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद ये शाहदरा ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन जो है, इसके लिए भी हम अलग से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं और इनका भी सारा डाइवर्ट करके हम एसटीपी पे ले जाएंगे। तो मुझे ये यकीन है कि अगले 5 साल के अंदर, मैंने ये 2020 में प्रॉमिस किया था दिल्ली के लोगों को कि मैं आपकी यमुना साफ़ कर दूंगा 5 साल में। ये मुझे अंदर दर्द होता है कि मैं अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि पहले 2.5 साल कोरोना आ गया। कोरोना में ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, सब सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी। उसके बाद इन्होंने इस फर्जी केस में फंसा दिया हम लोगों को। मेरी टीम बिखर गई, कभी सत्येंद्र जैन अंदर है, कभी मनीष अंदर है, कभी मैं अंदर हूँ। अब हम सारी चीज़ों से निपट लिए हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स सीम टू बी क्लीन। तो अब ये यमुना हम आराम से, और काफ़ी काम इस दौरान हो गया है कि सारे कच्ची कॉलोनी में सीवर सिस्टम पड़ गया है, एसटीपीज़ जो हैं वो उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। सो आई थिंक वील बी एबल टू नाउ अचीव यमुना क्लीनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मैंने 2 प्रॉमिस और किए थे दिल्ली के लोगों को जो मैं पूरे नहीं कर पाया। एक, मैंने कहा था मैं आपको 24 घंटे पानी नल से दे दूंगा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। आप सीधे ग्लास नल पे लगा के पानी पी सकते हो, यू डोंट नीड जैसे दिल्ली में पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे तो जनरेटर ज़रूरत पड़ती थी, इन्वर्टर ज़रूरत पड़ती है। आज हर घर में आरओ है, आरओ की ज़रूरत पड़ती है, फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ती है जी। मैं ऐसा पानी पिला दूंगा आपको कि कोई आरओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक डेमो अभी 2 दिन पहले दिया है मैंने। हाँ, मैंने सुना। काम शुरू हो गया है। तो राजेंद्र नगर में, पांडव नगर में, डीडीए फ्लैट्स में एक कॉलोनी के अंदर 24 घंटे साफ़ पानी पीने का, मैं वहाँ से सीधे नल से पानी पी के आया हूँ सबके सारे कैमरास के सामने। तो 24 घंटे पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा है। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैज़ बिन गिवन। अब ये पूरी दिल्ली में फैलेगा। एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि पानी लाओगे कहाँ से? दिल्ली में तो पानी की कमी है भाई, 24 घंटे पानी देने के लिए पानी तो लाना पड़ेगा। तो दिल्ली में अभी 1000 MGD पानी बनता है, प्रोडक्शन होती है। हमें लगभग 1200-1300 MGD पानी चाहिए। तो सारा, अब हम जो मर्जी कर लें, यूपी से मांगें, हरियाणा से मांगे, कोई नहीं देने वाला पानी आज की डेट में। पानी पे तो वॉर होंगे फ्यूचर में कहते हैं। तो हमने देखा है कि ट्रांस यमुना एरिया जितना है, यमुना पार, वहाँ पे 3-4 फुट पे गड्ढा खोदो पानी आ रहा है। तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत हाई है, तो वहाँ से पानी क्यों ना निकालें? लेकिन वहाँ अमोनिया बहुत है पानी में। तो हमने डीअमोनाइजेशन प्लांट्स हम कुछ लेके आए पायलट बेसिस पे, वो लगाए, उससे पानी बिल्कुल साफ़ हो गया। तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, हार्ड वाटर है बहुत, वहाँ आरओ लगाए हमने पायलट बेसिस पे, पानी साफ़ हो गया। तो अब मैं, और साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली
इसमें ग्राउंड वाटर में बहुत बड़े बड़े एक्वीफर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, वेरी लार्ज, जिसमें एक्वीफर्स आप ये मान लो कि अंडरग्राउंड एक तरह से तालाब है पानी का। अच्छा, ठीक, हाँ, है ना। तो वो आइडेंटिफाई किया, उसमें हम ड्रिल करके वहाँ पे हम पानी निकालेंगे उससे। तो लगभग 200 mgd पानी यहाँ से आ जाएगा, 100 mgd पानी इन एक्वीफर से आ जाएगा। ये लेकिन हार्ड वाटर है, इसका भी RO लगा के इसको सॉफ्ट कर लेंगे। और जो यमुना वजीराबाद पल्ला से वजीराबाद और पल्ला के बीच का जो सेक्टर है, वहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ है यमुना का। वहाँ पे यमुना के किनारे पे हम बोरवेल करेंगे और 100 mgd पानी वहाँ से लेंगे। तो 1400 mgd पानी हम बना लेंगे दिल्ली के अंदर। इस पानी को साफ़ करके आपके UGR में डाल के और UGR से हम लोगों को पानी पिलाएंगे, तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब हम प्लीज, अगर मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है, मेरे से बिजली ठीक करा लो, मेरे से पानी दिलवा लो, मेरे से पोल्यूशन ठीक करा लो। पॉलिटिक्स नहीं आती मेरे को। राजनीति भारी पड़ती है, राजनीति भारी पड़ती है, वो उनको आती है। उनसे पूछ लेते हैं सर फोन करके। नहीं सर, आप मेरे से ही कह रहे थे जब मैं लास्ट टाइम आपसे इस बारे में बात कर रहा था कि मैं पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, अगर ये करने दे तो कुछ उसमें रुकावट भी है? करेंगे, ये बहुत रुकावटें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने CCTV कैमरे लगाए दिल्ली में। आपको जान के ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे दिल्ली में हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। Delhi has 1850 CCTV cameras per square mile, right, which is more than New York, London, Tokyo, anywhere in the world. सबसे ज़्यादा मैंने लगवाए हैं, 3 लाख CCTV कैमरे मैंने लगवाए हैं। CCTV कैमरे लगाने के लिए दिल्ली में क्या है कि हर फाइल LG पे जाती है। बाकी स्टेट्स में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर इज़ द लास्ट स्टॉप। चीफ मिनिस्टर फाइल साइन कर दी, नीचे इम्प्लीमेंटेशन के लिए चले। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के बाद LG के पास जाती है। CCTV की फाइल 2 साल तक ऊपर नीचे होती रही। मोहल्ला क्लिनिक मैंने बनाए, 2 साल तक फाइल ऊपर नीचे क्वेरी लगा के भेज देते हैं, तो दिल्ली में डिले तो होते हैं, मैं काम रुकने नहीं देता, लेकिन कोई भी कर आगे हाथ पैर जोड़ के पकड़ के कर देते हो। आप कह रहे थे 2 प्रोमिसेस और रह गए जो तो आपने, एक ये पानी का था, एक यमुना का था, और एक दिल्ली की सड़कों को मैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की बनाना चाहता हूँ। दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। प्लीज सर, प्लीज कर दो, प्लीज सर, मैं बता नहीं सकता। कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री, इसका भी पूरा प्लान है मेरे पास। कि जैसे जो हमारी सड़कें हैं उसमें एक तो है ब्लैक टॉप, एक है सेंट्रल वर्ज, एक है फुटपाथ, देन हॉर्टिकल्चर, देन पेंटिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पेंटिंग, फुटपाथ की पेंटिंग, ये इन सब का हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेंडर बनाया और 10 साल का हमने मेंटेनेंस का वो कहा है कि भाई अगर तू नहीं करेगा तो तेरी तनख्वाह कटेगी और तेरे को इसके बाद तेरे को पैसे बाद में मिलेंगे, मतलब एक साथ नहीं मिलेंगे। सो ये अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं दिल्ली के अंदर, हम ये भी करने जा रहे थे 2 साल, इन्होंने हमारे ये जेल के ड्रामे में ख़त्म हो गए, नहीं तो 2 साल पहले ही हमने बना लिया था। हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी इसका आपको 4-5 जगह दे देते दिल्ली के अंदर, पर ये भी हो जाएगा। दिल्ली के अंदर हम आपको अच्छी सड़कें बना के दिखाएंगे। वैसे सर एक बात बोलूँ, अगर यमुना और सड़कें ऐसी चीज़ें हैं, मतलब देखो सर, आपका जो सेड एजेंडा और उस पर एग्जीक्यूशन है ना, वो डेवलपमेंट और से आप एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, मेरे को नहीं लगता, मैं पेसिमिस्ट हूँ, मेरे को नहीं लगता कि उस पर वोट नेसेसरीली पड़ते हैं। हो सकता है आपकी रीडिंग अलग हो, पर जो ये इमोशनल चीज़ें हैं ना सर, कि यमुना साफ हो गई, सड़कें ठीक हो गई, जो आदमी को सारा वक्त दिख रहा होता है, वो आदमी के दिमाग में सबकॉन्शियसली जो नैरेटिव क्रिएट करता है ना कि यार ये जो बोलते हैं करते हैं। मतलब आई थिंक अगर आप यमुना साफ कर देते हो ना, यू विल बी वेरी अनडिफीटेबल इन द दिल्ली एरिया, बिकॉज पीपल विल सी इट, पीपल कैन पॉइंट टू इट, बी लाइक देखो साफ हो गई, हम इतने दिनों से यहाँ पे झाग दिखा करते थे। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, अच्छा, लेकिन मैं यमुना फिर भी साफ करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वोट की राजनीति करने के लिए नहीं आया। वोट की राजनीति तो ये लोग कर ही रहे थे, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये लोग कर ही रहे थे, वो करने के लिए मैं नहीं आया। मैं जब स्कूल बनवाता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि इसकी वजह से मेरे को वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं जब अस्पताल बनवाता हूँ, मैं ये नहीं देखता इसकी वजह से मेरे को वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और काम करने में मेरे को मज़ा आता है। देश के लिए काम करने में, जनता के लिए काम करने में मेरे को मज़ा आता है। जब देश की तरक्की होती है मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है।
आज मुझे सुकून मिलता है कि मेरे 18 लाख बच्चों का भविष्य बन गया है, जिनका भविष्य अंधकार में था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डेवलपमेंट ना हो, मेरे लिए तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि 18 लाख बच्चे जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनका भविष्य बन गया है। मरूंगा तो एक सुकून होगा दिल के अंदर कि मैंने गरीबों के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए अच्छा इलाज का इंतजाम किया। गरीब क्यों, मैंने बताया आपको 4 लाख मिडिल क्लास के बच्चे अब इन स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। और क्या शानदार एजुकेशन सिस्टम हो गया। मतलब अभी पेरिस होके आए हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे। ये तो मैं जब काम करता हूँ, मैं ये नहीं देखता मेरे को इसका वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के लिए हम अपनी अलग राजनीति करते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन सर, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत अंडर डिस्कस्ड फैक्ट है कि सोशल मोबिलिटी इंडिया में बड़ी स्लो है। पीढ़ियां लग जाती हैं आदमी को गरीबी से निकलने में, फिर पीढ़ियां लग जाती है मिडिल क्लास से निकलने में, और फिर कहीं आदमी जाके संपन्न होता है। और एजुकेशन आई थिंक इज अ बिग कंट्रीब्यूटर। आई एग्री। एजुकेशन में एक पीढ़ी के अंदर आप अपनी गरीब क्लास को मिडिल क्लास में ले जा सकते हो। वन जनरेशन, वन जनरेशन वुड मीन 13 ईयर्स 14 ईयर्स। एक बच्चा यहाँ से शुरू हुआ, ग्रेजुएशन करके निकला कंप्यूटर इंजीनियर, कुछ बन के निकलेगा। एक जनरेशन में आप देश को गरीबी से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन वो बिलीफ चाहिए जो आज तक आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी ऑफ आवर forefathers. I have huge respect for all our earlier prime ministers, the earlier politicians जो थे, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं किसी के दिमाग में आई, या ये बिलीफ क्यों नहीं था कि यार एजुकेशन पे करते हैं सब कुछ। और उन दिनों में मैं पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ, उन दिनों में 50s के अंदर बाकी देश, जापान और ये सब कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा था। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा था। बच्चों को पढ़ाओ। हमने नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को। मैं तो आज भी कहता हूँ बाकी सारी चीज़ें छोड़ के अगले 5 साल में देश को पढ़ा डालो यार। गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।